तो चलिए ये कहानी को हम पढ़ेंगे और पढ़ के आपको एकदम आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो सत्यजीत रे के बारे में बताए हैं, उनका पापा जी कौन थे, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। वो कैलीग्राफी में इंटरेस्ट थे और एड एजेंसी में काम करते थे। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। उनका वाइफ का जो गहना था यानी सोना, उनका जो हार था, नेकलेस था, वो पहले वो बेचे और पश्चिम बंगाल का पहला चीफ मिनिस्टर उनको हेल्प किए थे कि पहला फिल्म जो पौथेर पांचाली वो बना था, जो कि ऑस्कर प्राइज विनिंग था, तो उधर वो उनको हेल्प मिला था मूवी बनाने के लिए। इसके बाद भी वो पिक्चर को ड्राइंग करते थे। वो सारा बहुत सारा पिक्चर में हम देखे हैं, आप भी कहीं कहीं गूगल करोगे तो देख पाओगे कि अपना जो मूवी का जो पोस्टर था वो भी अपना उनका कला से, वो ड्राइंग से वो पोस्टर दीवार में ड्राइंग करते थे ताकि लोगों के पास और ज्यादा पहुंच पाए। उस समय भी दिग्गज बहुत सारा मतलब फिल्म डायरेक्टर जैसे मृणाल सेन, उसके बाद मेघेठा का तारा बोल के एक मूवी था, उनका डायरेक्टर बहुत सा फेमस थे उस समय का, उनका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये उनके साथ कॉम्पिटिटर आप बोल सकते हो। तो उस समय पे ही वो तगड़ा फिल्म बनाते थे। उत्तम कुमार जो उनका फिल्म का ज्यादातर फिल्म का हीरो होते थे उस समय, उनका सौमित्र चटर्जी बंगाली रिनोन फिल्म और ग्रेट फिल्म एक्टर। तो ये इनका पूरा लाइफ कहानी है, जर्नी है। और बहुत सारा कहानी आप उनके बारे में पहले भी पढ़े होंगे। और बोंकू बाबू फ्रेंड जो आपका आईसीएससी क्लास 10 में था और इंडिगो ये क्लास 11 में है। तो चलिए पढ़ते हैं। सॉरी, क्लास 12 में है, इंडिगो आपका क्लास 12 में है। देखिए थोड़ा सा आपको बताते हैं ये कहानी के बारे में, उसके बाद आप रीडिंग पढ़ेंगे और इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। ये कहानी लिख रहा है जो व्यक्ति, उसका नाम है अनिरुद्ध बोस, जो कि बिहार का मुंगेर में पहले रहा करता था। अभी कुछ प्रॉब्लम के जरिए उनका पापा का देहांत हो गया और वो आए बंगाल में। तो बंगाल में वो अपने फैमिली के साथ एक फ्लैट में अभी रह रहे हैं और उनका ही ये कहानी है। और उनका ये कहानी, वो एक्चुअली इंडिगो के बारे में बहुत उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? एक इंसिडेंट के बाद ये उनका जो इंटरेस्ट है इंडिगो को लेके वो बढ़ा। तो ये कहानी आपको बताने जाएंगे कि क्यों उनका इंटरेस्ट बढ़ गया इंडिगो को लेके, वो इतना किताबें पढ़ने लगे, इतना कुछ सारा रिसर्च करने लगे। ये इंसिडेंट इनके मुंह से सुनेंगे। तो ये कहानी में देखा जा रहा है अनिरुद्ध बोस एक मतलब एस्टेब्लिश काम करते हैं, उनका काम में उनका पैसा आ रहा है, वो एक गाड़ी खरीदे हैं और गाड़ी को लेके कहीं जाएंगे। तो चलिए कहानी को हम पढ़ते हैं और इसके साथ साथ हार्डवर्ड का मीनिंग आपका स्क्रीन में दिखेगा। और ऑनलाइन में मेरा एडमिशन अभी चल रहा है। ऑनलाइन में कोई मेरे पास अगर एडमिशन लेना चाहता है तो 6290860459 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इधर अगर व्हाट्सएप किया जाएगा तो एक डेमो क्लास के साथ साथ नोट्स वगैरह जो भी ये स्टोरी का है हम वो देंगे और एडमिशन भी आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। माई नेम इज अनिरुद्ध बोस, आई एम 29 ईयर ओल्ड एंड ए बैचलर। यहाँ पे अनिरुद्ध बोस पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये बताते हैं 29 ईयर ओल्ड है एवं वो एक बैचलर है। For the last 8 years, I have been working in an advertising agency in Calcutta. आपको बताते हैं सत्यजीत रे जो थे उनका भी जीवन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने के साथ साथ शुरू हुआ था। वो कैलीग्राफी में माहिर थे तो उनका एड एजेंसी में काम उनका हुआ था। फिर वो उधर से ही गए थे मे बी लंदन, और जाते जाते वो विभूति भूषण बंदोपाध्याय का पौथेर पांचाली ये बुक लेके गए थे। और उसी समय पे वो जर्नी के दौरान 3 महीना उनका जर्नी था, उधर वो उस स्टोरी को लेके प्लॉट में चेंज की ताकि इससे एक अच्छा सा मूवी बनाया जाए। तो अनिरुद्ध बोस इधर जो कैरेक्टर आप लोग देख रहे हो इनका भी जर्नी और करियर आप बोल सकते हो ये इसमें एड एजेंसी में काम करने से ही चालू हुआ। With the salary I get, I live in reasonable comfort in a flat in Sardar Shankar
रोड। तो जो पैसा मेरे को आता है बहुत अच्छे से, कोई परेशानी नहीं है उधर। हमें फ्लैट में रहते हैं अपना मम्मी के साथ, कहाँ पे, सरदार शंकर रोड में। 2 years ago I bought an ambassador car which I drive myself. 2 साल पहले हम एक एम्बेसडर कार खरीदे थे जिनको हम खुद चलाते हैं। 2 years ago I bought an ambassador car which I drive myself. I do a bit of writing in my spare time. जब मेरे को छुट्टी मिलता है ऑफिस से, जब मेरे को खाली समय रहता है, तो थोड़ा बहुत मैं लिखने का भी चर्चा करता हूँ। अभी देखिएगा यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो लोग बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, इससे थोड़ा पैसा अर्निंग होता था। पहले के जमाने में जो लिखने में इंटरेस्टेड थे या पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो लोग थोड़ा बहुत स्टोरी या कहानी या कविता लिखते थे। तो अनिरुद्ध बोस भी इसके बाहर नहीं थे, ये भी थोड़ा बहुत लिख लेते थे और इधर उधर वो पब्लिश करने के लिए भेजते थे। 3 of my stories have been published in magazine and have been well appreciated by my acquaintances, but I know I cannot make a living by writing alone. 3 तो स्टोरी उनका पब्लिश हुआ था और ये लोगों के द्वारा बहुत अप्रिशिएट भी हुआ था उस समय पे। मतलब बहुत लोग अच्छा बोले थे उस समय पे कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, आप इससे गुजारा कर सकते हो, आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो। लेकिन अच्छे रहने के लिए उस समय में पैसा का जरूरत था, जो अभी भी है। तो राइटिंग के जरिए उनका गुजारा नहीं होता था, तो वो नौकरी पे चले गए। तो ये एक अच्छा विचार था उनका उनका सोच में। तो राइटिंग को ज्यादा सीरियस नहीं लेके वो एक जॉब यानी नौकरी करते थे। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव नॉट बीन राइटिंग एट ऑल। मतलब लास्ट 3 महीना से हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। मतलब खाली हम क्या कर रहे हैं सर, इंडिगो के बारे में, ये आपको और पढ़ेंगे तो पता लगेगा, वो रिसर्च कर रहे हैं। Instead, I have read a lot about indigo plantation in Bengal and Bihar in 19th century. तो किसके बारे में वो जानकारी हासिल कर रहे हैं? जो इंडिगो प्लांट था उनके बारे में। ये अनिरुद्ध बोस जो कि मेन कैरेक्टर है, वो अभी इनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, जो कि बंगाल और बिहार के मिट्टी में पहले के जमाने में उगाया जाता था, जोर पूर्वक यानी प्रेशर देके ब्रिटिश के द्वारा। इंडियन पीपल के ऊपर वो लोग बहुत प्रेशर देते थे और इंडिगो प्लांटेशन करते थे। आई एम समथिंग ऑफ एन ऑथोरिटी ऑन द सब्जेक्ट नाउ। तो ये 3 महीना से उनके ऊपर चर्चा कर रहे, पढ़ाई कर रहे, रिसर्च कर रहे। तो उनके अभी एकदम से ये टॉपिक सब कुछ उनके बारे में पता है, मालूम है। तो अभी एकदम से माहिर है वो अनिरुद्ध बोस किसके बारे में, इंडिगो प्लांटेशन के बारे में। Okay, how the British exploited the poor peasants and how the peasants rose in revolt. Revolt मतलब लड़ाई करना, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जंग छिड़ देना। तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे लोग लड़ते थे, कैसे गोली के सामने आते थे, लड़ाई करते थे, और कैसे ब्रिटिशर्स लोग गरीब किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे, मारते थे, पीटते थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिगो का प्लांटेशन करे। And how finally with the invention of synthetic indigo in Germany, the cultivation of indigo was wiped out from the country. All this I know by heart. उसके बाद क्या हुआ सर, जर्मनी में केमिकल निकला, इंडिगो प्लांटेशन बंद हो गया, फिर वो पूरा माहौल जो है सर चेंज हो गया। ज्यादातर ब्रिटिशर्स भारत से तब निकल चुके थे, उनका जो अपना जगह है इंग्लैंड, उधर चले गए थे। फिर भी कुछ कुछ जो लोभी यानी ग्रीडी आदमी थे ब्रिटिशर्स, वो भारत में रह गए थे। उनमें से एक के बारे में ये कहानी है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। The cultivation of indigo was wiped out from our country. All this I know by heart. It is to describe the terrible experience which instilled in me this interest in indigo that I have taken my pen today. तो इनमें से एक कहानी हम लिखने जा रहे हैं, ये पूरा इंडिगो को लेके कहानी इधर हम एक लिखने जा रहे हैं, जो कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, जो कि टेरिबल एक्सपीरियंस है, जो बोलने लायक भी है, और वो कहानी एकदम स्टोरी के द्वारा हम आपके सामने रखेंगे। यानी अनिरुद्ध बोस अभी आपके सामने उनका अपना कहानी इंडिगो को लेके बताने जाएंगे। चलिए चालू करते हैं। At this point, I must tell you something about my past. My father was well-known physician in
Munger, a town in Bihar. That is where I was born. That is where I did my schooling and in a missionary school. I have a brother 5 years older than me. मेरा मेरा एक भाई है, बड़ा भाई है, जो कि अभी बाहर रह रहे हैं। और मेरा पापा मुंगेर में एक बहुत जाने माने फिजिशियन रह चुके हैं। He studied medicine in England and is now attached to the hospital in suburb in London called Golders Green. It has no He has no plan to return to Mumbai. Sorry, he has no plan to return to India. यानी कि मेरा जो बड़ा भाई है, जो कि मेरे से 5 साल का बड़ा है, उनको भारत में आने का अभी कोई इरादा नहीं है। वो अभी उधर ही रहना चाहते हैं। My father died when I was 16. Soon after his death, my mother and I left Munger. मेरा जब 16 साल हुआ था, तब हम बिहार से भारत का पश्चिम बंगाल में आए थे, मम्मी के हाथ पकड़ के, क्योंकि उधर थोड़ा माहौल बुरा था, रोजगार नहीं हो रहा था। मेरा 16 साल हो चुका था तब मेरा पापा का गुजारा हो गया। Where stayed with my maternal uncle. इधर मेरा एक जाने माने अंकल थे, यानी कोलकाता में, तो इनके पास आके रहने लगे। I went to St. Xavier's College and took my bachelor's degree. मेरा बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हुआ। Soon after that I got my job with the advertising agency. मेरा जब नौकरी खत्म हो, मतलब पढ़ाई जब खत्म हो गया था, मेरे को एक नौकरी लगा था एक अच्छा जगह में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। My uncle's influence helped. यहाँ पे मेरा अंकल का इन्फ्लुएंस काम कर गया। लेकिन राइटर बता रहे हैं कि अगर उनका इन्फ्लुएंस नहीं भी रहता तो भी मेरे को ये जॉब मिल जाता। देखिए नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए। I had been my uncle's influence helped out, but I was not an unworthy candidate by myself. I had been a good student and I spoke English fluently, and most of all I had a ability to carry myself well in an interview. तो मेरे को इंटरव्यू देना बहुत अच्छा से आता था और मेरे को इंग्लिश भी बहुत अच्छा से आता था, तो हम अपने दम पे वो नौकरी हासिल कर लेते, मेरा अगर अंकल हेल्प नहीं करता तो। लेकिन इधर अंकल ने हेल्प किया था, तो ये बात वो बता रहे हैं। My early years in Mumbai, my early years in Munger had instilled certain habits in me which I have not been able to give up. तो मेरे अंदर एक हैबिट डाल दिया था जब हम मुंगेर में रहते थे, बिहार का मुंगेर में, तो मेरे अंदर कुछ हैबिट आ गया था जो कि घूमना है। मेरे जो फ्री टाइम है हम घूमना पसंद करते हैं। So one of this was overpowering desire to go far away from the hectic life of Kolkata from time to time. तो मेरे को एक आदत बन गया था, तो जो कि कोलकाता का जो हसल बसल है, यानी उनका जो जिंदगी है, दौड़ भाग बड़ी जिंदगी है, तो उससे हम निकलना चाहते थे। मेरे को थोड़ा हरियाली पसंद था, तो हम अपना कार को ड्राइविंग करके गांव के तरफ या कभी कभी इधर कभी कभी उधर हम चले जाते थे। ये मेरा एक हैबिट, जो हैबिट मेरा मुंगेर से होके आया था, मतलब मुंगेर में नहीं, ये हैबिट का जन्म हुआ था, जो कि अभी भी हम पाल रहे हैं। ओके, आई हैड डन सो सेवरल टाइम्स एवर सिंस आई बॉट माई कार। तो ये गाड़ी आने के बाद तो ये थोड़ा और बढ़ गया, ये अभ्यास मेरा और बढ़ गया। ऑन वीकेंड्स आई मेड ट्रिप्स टू डायमंड हार्बर। कभी कभी मेरे को जब छुट्टी मिलता है तो हम डायमंड हार्बर चले जाते हैं। पोर्ट कैनिंग एंड हसनाबाद अलोंग टू दमदम रोड। कभी कभी हसनाबाद चले जाते हैं दमदम रोड होके। Each time I had gone alone because, to be quite honest, I did not really have a close friend in Kolkata. ज्यादातर समय यानी 90% टाइम हम अकेला ही जाते हैं, क्योंकि कोलकाता में उतना मेरा खास दोस्त नहीं है, तो मेरे को अकेला ही जाना पसंद है। That's why Pramod's letter made me so happy. अभी देखिए कोलकाता में राइटर रहते हैं, उनका एक दोस्त था जो कि बिहार मुंगेर से था। तो बिहार मुंगेर में सब सर उनका एक प्रमोद के साथ, यानी एक लड़का जो जिसका नाम है प्रमोद, उनके साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। अभी देखिए दोनों दूसरा एक दूसरे अलग अलग दिशा में चले गए, एक कोलकाता में आ गए और एक बिहार में रह गए। तो इससे क्या हुआ सर, दोनों का दोस्ती धीरे धीरे बंद हो गया। अभी फिलहाल राइटर अनिरुद्ध बोस हम लोगों को बता रहे हैं, नैरेटर, कि प्रमोद का चिट्ठी अभी मेरे पास आया है कि उसका एक फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे उनका नौकरी लगा है कहीं पे, तो वो उधर बुला रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, कुछ दिन बिता के जाओ।
ठीक है। तो पहले चिट्ठी का लेन देन होता था, फिर हम लोग का जो नैरेटर अनिरुद्ध बोस है उनके साइड से ही चिट्ठी देना बंद हो गया, तो दोस्ती थोड़ा स्टॉप रहा, दोस्ती थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया। फिलहाल अभी चिट्ठी आया है वो प्रमोद की तरफ से, बिहार से। That's why Pramod's letter made me so happy. Pramod had been my classmate in Munger. After I came away to Kolkata, we continued to keep in touch for 3 or 4 years. Then perhaps it was I who stopped writing. Suddenly, the other day when I came back from work, I found a letter to Pramod waiting for me on my desk. तो पहले तो चिट्ठी हम आप जैसे आपको बताएं, चिट्ठी का लेन देन होता था दोनों तरफ से ही, लेकिन फिलहाल सर अभी काम के प्रेशर से हम लोग का नैरेटर की तरफ से उनके पास चिट्ठी देना बंद हो गया। फिलहाल अभी ये प्रमोद ने ये चिट्ठी हम लोग का नैरेटर को भेजे हैं, अभी जो कि टेबल में पड़ा हुआ था। अनिरुद्ध बोस जब काम करके घर में आए तो ये चिट्ठी को देखे। आई फाउंड द लेटर प्रमोद वेटिंग फॉर मी ऑन द डेस्क। आई हैड रिटन फ्रॉम दुमका। आई हैव ए जॉब इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो कि दुमका से वो ये चिट्ठी को लिख रहे हैं। दुमका एक एड्रेस है बिहार का, जहां पे उनका फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे ये जॉब लगा था। उनका मतलब किसका सर? प्रमोद का जॉब लगा था और अनिरुद्ध को उधर जाने के लिए वो बोल रहे हैं। आई हैव माई ओन क्वार्टर्स, व्हाई डोंट यू टेक ए वीक्स लीव एंड कम ओवर। इधर क्यों नहीं तुम आ जाते हो, तुम क्यों नहीं मेरे पास आ जाते हो एक हफ्ता का छुट्टी लेके। सम लीव वॉज ड्यू टू मी। तो मेरा कुछ छुट्टी जमा हुआ था उधर जहां पे हम काम करते थे, तो वो छुट्टी सारा इकट्ठा करके हम अभी निकलेंगे। I spoke to my boss on the 27th of April. I shall remember the date as long as I live. I packed my bag, set off for Dumka. तो ये तारीख आप थोड़ा देखना, 27th of April, तारीख को याद रखिएगा, 27th of April को वो जाने वाले थे। Pramod had not suggested that I go by car. It was my idea. तो प्रमोद ने बोला था जैसे नॉर्मल ट्रेन से सब कोई आते हैं ऐसे ही आइए, कार से नहीं आइए। तो प्रमोद मेरे को पहले ये बात बताया था। Dumka was 200 miles away, so it would take 5 or 6 hours at the most. तो कोलकाता से दुमका का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो 200 माइल है, तो इधर 5 से 6 घंटा लग जाएगा अगर प्रमोद कार चला के जाएंगे तो। I decided to have a big breakfast, set off by 10 and reach there before dusk. यानी शाम होने के पहले मेरे को लग रहा था कि हम उधर पहुंच जाएंगे, तो भारी भरकम खाना हम खा के घर से निकल रहे हैं। उस वक्त एक चीज हुआ, देखिए, एटलीस्ट दैट वाज द प्लान, बट देयर वाज ए सैंग राइड एट द स्टार्ट। तो कुछ होगा, क्योंकि कहानी थोड़ा टेरिबल फीलिंग के एक मिक्सचर है। तो एक आदमी आया उनके घर में 10 साल बाद, देखिए कौन आया। Sang right at the start. I had my meal, was about to put my pan into my mouth. Pan into my mouth. पान बंगाली लोगों का एक कल्चर है, खाना खाने के बाद पान मुंह में देना, ये कल्चर का ये पार्ट है। When my father's old friend uncle Mohit suddenly turned up. तो देखिए क्या हुआ, मोहित चाचा मेरे घर आए, मेरे पापा का पुराने दोस्त। तो उनको तो हम जल्दी भगा नहीं सकते, घर से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि पापा का पुराना दोस्त है। तो देखिए जब हम निकलने जा रहे हैं, आप लोगों को तो डेट याद होगा, तो डेट को मैं और एक बार, डेट बहुत इधर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेट इधर है सर 27th of April। 27th April वो सुबह निकलने वाले थे, उस समय पे उनका मोहित अंकल घर में आ गया। सडनली टर्न्ड अप, he is a grave old man whom I was meeting after 10 years. 10 साल बाद ये अनिरुद्ध बोस यानी नरेटर उनसे मिल रहे हैं। There was no question of giving him a short shrift, तो थोड़ा उनको समय तो देना ही था सर। I had to offer him tea and listen to him chat for over an hour. तो 1 घंटा लग गया उनके साथ बातें करने में, गपशप करने में। तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, लोगों को थोड़ा सम्मान दिखाने के लिए तो थोड़ा टाइम उनको देना पड़ा। I saw Uncle Mohit off and shoved my suitcase and bedding into the back seat of my car. तो हम अंकल को गुड बाय कहे और हमारा जो सामान था सब कुछ हम गाड़ी में डाल दिए। My ground floor neighbor Bhola Babu walked up with 4 years old son Pintu in tow. तो देखिए उनका सॉन जो है पिंटू, उनको लेके भोला बाबू यानी जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं वो आके बोले
उनसे कुछ बात करेंगे कि कहाँ जा रहे हो भाई, उनसे मुलाकात भी हो गया। वेयर आर यू ऑफ ऑल बाय योरसेल्फ, भोला बाबू आस्क्ड, आप अकेला कहाँ जा रहे हैं, आप अभी कहाँ पे निकल रहे हैं। When I told you, he said, some of concern, but that's a long way. जब उनको हम बताए कि हम दुमका के लिए जा रहे हैं, मेरा दोस्त थे उधर, तो वो बोले ये तो बहुत लंबा रास्ता है, कोई ड्राइवर रखना पड़ता था आपको, अगर सही हो जाता था, अगर आप ड्राइवर रखते तो। Should not you have arranged for a driver, आपको कोई ड्राइवर नहीं मिला, ड्राइवर क्यों नहीं रखी? I said I was very cautious about driver myself. हम तो खुद काबिल एक ड्राइवर है। देखिए मेरा ये 2 साल का पुराना कार को हम कितना सुंदर से मैनेज करके रख रखे हैं, तो क्यों हम ड्राइवर रखेंगे, क्यों इतना पैसा हम खर्च करेंगे जहाँ पे मेरे को अकेला जाने में ही ज्यादा मजा आएगा। That I had take such care of my car that it was still good as new. So there is nothing to worry about. इतना चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, हम खुद अकेला शानदार तरीके से चला के जाएंगे। भोला बाबू wished me good luck, went into my house. I glanced at the wristwatch before turning ignition key. It was 10 minutes past 11. तो ये राइटर यानी नैरेटर का घड़ी जो था वो बहुत महंगा था, तो वो थोड़ा देखे कि कितना बज रहा है घड़ी में। तो अभी कोई चिंता का विषय नहीं है, कितना बज रहा है, 10 minutes past 11, ये टाइम घड़ी में हो रहा है। Although I avoided Howrah and took the Bali Bridge road. तो देखिए बाली ब्रिज का जो रास्ता है वो लिए, हावड़ा का जो रास्ता वो उनको नहीं लिए, बाली ब्रिज रोड को लेते हुए वो आगे बढ़ेंगे। It took me an hour half to reach चंदन नगर, चंदन नगर पहुंचने के लिए उनको an hour and a half यानी 1.5 घंटा लग गया। Driving through dingy towns, this first 30 miles were so dreary and fun of a car journey was a quite lost. But from there on, as the car emerged into the open country, effect was magical. धीरे धीरे देखिए चंदन नगर क्रॉस करते ही शहर का जो बाउंड्री है सर, वो क्रॉस करके हरियाली में मेरा गाड़ी आ पहुंचा। यानी शहर का जो डस्टी है, गंदापन है, वो छोड़ के हम अभी साफ सुथरा आसमान को देखते हुए, हरियाली को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Where in the city did one get to see such clear blue sky from the chimney smoke, breathe air so pure and redolent the smell of the earth. मिट्टी का जो सौंदे गंध है, मिट्टी का जो गंध है वो मेरा नाक में आने लगा जब हम ये हरियाली के पास आए। कोलकाता में ये सब साफ आसमान को देखने का कोई मौका नहीं मिलता। कोलकाता को तो एकदम इंडस्ट्री का जो धुआं है उससे भरा हुआ आसमान है, क्लाउड्स है, इतना फ्रेश एयर हम लोगों को कभी नहीं मिलता। कोलकाता में ऐसा मिलने का मौका नहीं मिलता। तो फिलहाल अभी ये सब मेरे को देखने को और महसूस करने को मिल रहा है। About 12:30 I was nearing बर्धमान। तो देखिए 12:30 जब घड़ी में हो रहा था तब राइटर बर्धमान में पहुंच गए थे। I began to feel the consequences of having eaten so early. Hungry, I pulled up by the station, which I failed on the way. Went into the restaurant and had a light meal of toast, omelette and coffee. देखिए राइटर का धीरे धीरे भूख बढ़ने लगा क्योंकि वो इतना खाना खा के आ चुके, टाइम बहुत बीत गया है। तो स्टेशन के करीब एक रेस्टोरेंट में जाके वो कॉफी, ऑमलेट और ब्रेड का ऑर्डर दिया और वो अच्छा से एंजॉय किए। करने के बाद फिर वो आगे बढ़ने लगे। Then I resumed my journey. I still had 130 miles to go. अभी भी देखिए 135 माइल बाकी है दुमका पहुंचने में, मतलब बहुत दूरी का डिस्टेंस अभी उनको तय करना है। 20 miles from Bardhaman there was a small town called पानागर। पानागर आप पहुंचे 20 किलोमीटर का दूरी में, बर्धमान से 20 किलोमीटर का आगे पानागढ़ अभी आप पहुंचे। There I had to leave the Grand Trunk Road and take the road to इलाम बाजार। From इलाम बाजार the road went via सूरी। तो देखिए सूरी होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी इलाम बाजार और सूरी, फिर आगे बढ़ेंगे। एंड मैसेंजर टू दुमका। तो देखिए क्या क्या रोड उनको अभी तो देखिए फिलहाल वो जीडी रोड में आए हैं, जीडी रोड स्किप करके जीडी रोड में वो नहीं गए हैं, इलाम बाजार का रास्ता लिए हैं, फिर वो जाएंगे सूरी होते हुए
मैसेंजर से दुमका में वो पहुंचेंगे। हम ये आपको स्केच करके एक तो दे देंगे कहां से वो कहां जाने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। इलाम बाजार से सूरी, सूरी से वो मैसेंजर, फिर दुमका वो पहुंचेंगे। The military camp at Panagar had just came into the view when there was a bang of the rear of my car. I had flat tire. तो अचानक से क्या हुआ? Military camp at Panagar had just came into the view when there was a bang from the rear of my car. एक साउंड आया, धुम। तो क्या हुआ सर? पीछे का जो टायर था वो बस्ट हो गया। वो उनका जो हवा था एकदम से गाड़ी चलने लायक नहीं रहा। I got down, हम उतरे। I had a spare tire, मेरे को और एक टायर गाड़ी में था, मौजूद था, could easily fit it, but I thought that other cars would go whizzing by. सब कोई देखते देखते जाएंगे। होता है ना कभी कभी कि ए देखो इनका टायर खराब हो गया, इनको अभी उतर के, तो लोगों का कुछ कुछ बातें होगा, तो यही सब सोच रहे थे। Their occupants laughing at my predicament was not pleasant one. Nevertheless, I bought out the jack and the boot and set to work. तो ये सब हम दिमाग से निकाल दिए और मेरा जो टायर था वो बदलने लगे, उसको ठीक करने लगे। By the time I finished putting the new tire on, I was dripping with sweat. जब मेरा ये काम खत्म हुआ, हम पूरा भीग चुके थे, स्वेट से हम पूरा भीग चुके थे। My watch showed 2:30. It had turned muggy in the meantime. The cool breeze which was blowing even an hour ago was making bamboo trees sway had stopped. देखिए जब गाड़ी में हम आ रहे थे तब थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा था, हरियाली था, बहुत सुंदर सा माहौल था, पेड़ हिल रहा था, लेकिन ये सब अभी पूरा बंद हो चुका है। अब तक तो गाड़ी हम ठीक कर रहे थे तो मेरा नजर उधर नहीं गया था। जब हम नजर घुमा के देखे तो पूरा अंधेरा बादल छा गया था आसपास में और हवा भी बंद हो चुका था। नाउ एवरीथिंग वाज स्टिल, एकदम से रुक गया सब कुछ, बादल वगैरह, सामने नीला आसमान एकदम काले बादल से ढक गया। As I got back into the car, I noticed a blue black patch in the west above the tree tops. तो पेड़ के ऊपर से वेस्ट साइड में दिखाई दे रहा है कि काला बादल एकदम से छा गया है। Clouds was a storm bringing up nor'wester. A nor'wester, it was useless to speculate. I must drive faster. तो इधर रुकने का कोई वजह नहीं है, तो मेरे को और तेजी से गाड़ी चला के आगे बढ़ना पड़ेगा। I helped myself to some hot tea from the flask and resumed my journey. थोड़ा सा चाय पी लिए और आगे बढ़ने लगे। But before I could cross इलाम बाजार, I was caught in a storm. जब हम इलाम बाजार क्रॉस करने ही वाले थे, उसके पहले ही भारी भरकम तूफान के और आंधी के और बारिश के हम सामना मेरे को करना पड़ा। I had enjoyed such nor'wester in the past, sitting in my room, had been recited Tagore's poem in to myself to blend with the mood. तो देखिए जब घर में रहते हैं, कांच के खिड़की के सामने कॉफी पीते पीते रविंद्रनाथ टैगोर का पोएम हम जब बोलते थे, यही बारिश को मेरे को बहुत अच्छा लगता था, एक क्लासिक वाइब मेरे को आता था। लेकिन फिलहाल ये तूफान को सामने फेस करने में मेरे को बहुत डर लग रहा है। जब हम गाड़ी में हैं और एक जगह हम जा रहे हैं, बहुत मेरे को अलग सा एक फीलिंग आ रहा है। हालांकि ये अगर घर में रहते तो बहुत अच्छा लगता। Okay, before I could cross Ilam Bazar, I was caught in a storm. I had enjoyed such nor'wester in the past, sitting in my room. Had been reading recite. I have been recited Tagore's poem to myself to blend with the mood. I had no idea that driving through open country, such nor'wester could strike terror in the heart. Claps of thunder always make me uncomfortable. तो देखिए इतना जो भारी भरकम जो थंडरिंग हो रहा था, इससे मेरे को थोड़ा बहुत डर भी होने लगा था। They seem to show the nasty side of the nature. वो लोग शायद नेचर का जो बुरा पार्ट है वो मेरे को दिखाना चाह रहा था। हालांकि मैं दिखने के लिए अभी
मतलब मेरा माइंड सेट नहीं था, फिर भी नेचर मेरे को उसका बुरा साइड को दिखा रहा था। A vicious assault to on helpless humanity। अच्छा, ये बारिश को हम लोग कभी रुक नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते, तो गरीब लोगों का कैसा महसूस होगा, ये मेरे को फीलिंग्स आ रहा था, जो कि मतलब ये जो भारी भरकम नेचर है, थंडर, लाइटनिंग, तूफान, बारिश, ये हम लोगों के द्वारा कभी रुका नहीं जा सकता। It seemed as if the shafts of lightning were all aimed at my poor ambassador. One of them was sure to find its mark sooner or later. In this precarious state, I passed Suri as well as on my way in messenger, when there was yet another bang which no one could mistake for the thunderclap. तो देखिए क्या हुआ, मैसेंजर की तरफ हम जब आगे बढ़ रहे थे, हम सूरी को क्रॉस कर गए थे, उधर मेरा दूसरा टायर भी टूट गया। एकदम से मेरे को लगा कि थंडर क्लैप हो रहा है। जो बारिश होते समय आप देखिएगा थंडर एंड लाइटनिंग, तो हम सोचे थे वो है, लेकिन मेरा बाद में हम रियलाइज करें कि मेरा टायर जो है, दूसरा टायर, वो भी गया। I realized that another of my tire had decided to call it a day। आज के लिए काम बंद करने का सोचा मेरा एक टायर, मेरे को थोड़ी देर बाद ये मालूम चला। I gave no hope, मेरे को अब आशा नहीं दिख रहा है। It was now pouring with rain. My watch said 5:30. For last 20 miles I had to keep the speedometer down to 15, or I would have been well past Messenger by now. Whereas I up ahead nothing was visible। तो हम मैसेंजर को क्रॉस करने के लिए मेरे को अभी 50 किलोमीटर में गाड़ी अगर भगाएंगे तो ही मैसेंजर क्रॉस कर पाएंगे। तो कहाँ पे है हम ये देखने के लिए हम थोड़ा बाहर की तरफ देखने लगे कि मेरे को सामने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सर इतना ही आज के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो आपको इसका स्क्रीन में दिख रहा है, उधर आप देख सकते हो, ठीक है। तो एडमिशन के लिए आप तो जानते हैं नंबर, उधर आप कॉल कर सकते हैं 6290860459। बाकी पार्ट 2 आप चेक कीजिए, उधर पार्ट 2 आपको मिलेगा। बाय बाय।